स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर के साथ। और चलिए अब दर्शकों के सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। कीर्तन शाह साहब हैं, फाउंडर एंड सीईओ प्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर से। आदित्य शाह हैं, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जीएसटी इन्वेस्टमेंट से। कीर्तन शाह और आदित्य, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले जो हमारे दर्शक हैं उनका नाम है रिंकू, और रिंकू का सवाल कीर्तन जी आपके लिए है। रिंकू, पूछें अपना सवाल। हेलो जी जी रिंकू, पूछें अपना सवाल, आपकी आवाज आ रही है। सर, मैंने इस महीने में एसआईपी चालू किया है एसबीआई स्मॉल फंड स्मॉल कैप में। जी, उसके बाद में सर मुझे ये चाहता हूँ कि 20 साल यानी 15 साल में मुझे 20 लाख रुपए मिले। उसके लिए क्या करना चाहिए मुझे? ठीक है ठीक है। कीर्तन, मेरे ख्याल से रिंकू का सवाल आप तक पहुंच गया होगा। बताएं इन्हें क्या सलाह होगी। रिंकू जी, सबसे पहले तो अगर आपको 15 साल में 20 लाख रुपए इकट्ठा करने हैं, और अगर मैं ऑन एन एवरेज ये पकड़ के चलूँ कि 12% तक का सीएजीआर रिटर्न हम कमा सकते हैं, क्योंकि आपके पास अच्छा खासा समय है 15 साल का और आप एसआईपी कर रहे हैं, तो 12% एक फेयर एक्सपेक्टेशन होगा आपके इन्वेस्टमेंट से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके लिए आपको तकरीबन 4,200 रुपए तक का निवेश हर महीना करना पड़ेगा। अब आप 2,000 रुपए कर रहे हैं, तो या तो आप अगर आज मैनेज कर पाएँ तो 2,000 रुपए की जो एसआईपी है उसे बढ़ाकर 4,200 तक लेके जाए, या अगर आप इमीडिएटली इस एसआईपी को 2,000 से 4,200 तक नहीं बढ़ा सकते, तो धीरे-धीरे करके बढ़ाइए एज़ एंड व्हेन जब आप कर सकते हैं। पर आपको तकरीबन 4,200 4,500 के आजू-बाजू हर महीना निवेश करना पड़ेगा 12% पे, तब जाकर आप 15 साल में 20 लाख रुपया इकट्ठा कर पाएँगे। और क्योंकि आप 4,200 4,500 इन्वेस्ट करेंगे, पूरा पैसा एक फंड में डालने की सलाह नहीं दूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा और रादर कम से कम एक फंड की जगह पे अगर आप 2 फंड भी ले लेते हैं, तो शायद एक हल्का-सा ज़्यादा डाइवर्सिफ़िकेशन आप अपने पोर्टफ़ोलियो में ऐड कर पाएँगे। तो अगर आप मान लीजिए 4,200 या 4,500 तक अपनी एसआईपी लेके जा सकते हैं, तो सिर्फ एसबीआई स्मॉल कैप में एक फंड में मत कीजिएगा, उसे कंटिन्यू कीजिए, पर दूसरा एक फंड चालू कीजिए कोटक इमर्जिंग। मैं अज़्यूम कर रहा हूँ क्योंकि आपने एसबीआई स्मॉल कैप में पैसा डाला है, तो आप शायद थोड़ा-सा रिस्क ले सकते हैं, इसलिए दूसरा फंड मैंने आपको मिड कैप सजेस्ट किया है। अदरवाइज़ ऑल्सो क्योंकि आपके पास 15 साल का समय है, और ये एक अच्छा समय होता है स्मॉल कैप, मिड कैप में पैसा निवेश करने के लिए। तो क्योंकि आपके पास समय भी है, और क्योंकि आप ऑलरेडी स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग करते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये 2 फंड में पैसा डाइवर्सिफ़ाई कीजिए। 15 साल में आप डेफ़िनेटली 20 लाख के करीब पहुँच सकते हैं। तो रिंकू जी, उम्मीद है कि आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। और बढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की ओर। अगले कॉलर हैं अमित कुमार। अमित का सवाल आदित्य जी आपके लिए है। अमित, पूछें। सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 2 महीना पहले मैं स्टेंट लगवाया। जी, ठीक है, 40% ब्लॉकेज था, 50% ब्लॉकेज था, तो स्टेंट लगवाया हूँ, लेफ्ट में आर्टरी में है। तो अब क्या मैं कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता हूँ क्या? अगर ले सकता हूँ तो किस कंपनी का वो मिलेगा, और उसके लिए क्या 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 उसके प्रावधान है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, या क्या एक्स्ट्रा उसमें चार्जेस देना पड़ेगा? ठीक है ठीक है। अमित जी का सवाल आदित्य आपको मिल गया होगा। इनकी उम्र 46 साल है। दिल में स्टेंट होने पर हेल्थ इंश्योरेंस का प्रावधान आगे किस तरह का है, और ये जानना चाहते हैं किस कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। क्या होगी इन्हें सलाह। सबसे पहली बात तो जिस उम्र पे हमारे निवेशक हैं, उस उम्र तक आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस बिल्कुल होना चाहिए। आपने अगर हेल्थ इंश्योरेंस में उस उम्र तक इन्वेस्ट नहीं किया तो ये सबसे बड़ी गलती है। इस चैनल के जरिए मैं बताना चाहता हूँ हर एक इंसान को 30 से 35 साल की उम्र से पहले पहले आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस बिल्कुल होना चाहिए। उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम बॉडी में शुरू हो जाती है, डिजीजेस आना शुरू हो जाते हैं, और फिर हेल्थ इंश्योरेंस मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। सबसे पहली बात है।
अब हमारे जो इन्वेस्टर हैं, हमारे जो निवेशक हैं, उनका हार्ट में स्टेंट लगा है, हार्ट में पेस मेकर लगा है, तो यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हेल्थ इंश्योरेंस जनरली पॉलिसी नहीं देते हैं। कुछ हेल्थ इंश्योरेंस जो ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं वो देते हैं। 2-3 इंश्योरेंस हैं जिनकी स्पेशली हार्ट के मरीजों के लिए पॉलिसी है। वहां पे जाके वो अगर चेक करे और पता करे उनसे, उनकी अंडरराइटिंग टीम से कि वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देना चाहते हैं, तो उनको मिल सकती है। ये इंश्योरर है केयर, जिसका पहले नाम था वैली केयर, और स्टार हेल्थ। ये दोनों हेल्थ इंश्योरर जो है ये पॉलिसीज प्रोवाइड करते हैं स्पेशली हार्ट एलिमेंट्स के लिए और हार्ट पेशेंट्स के लिए। तो इन दोनों कंपनीज के साथ जाके चेक किया जाए, इनकी स्पेशली हार्ट पॉलिसीज रहती हैं। बट अगर स्टेंट लगा है तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा हमारे निवेशक को पॉलिसी मिलना। एक बार चेक कर लें केयर और डेलीगेट से और स्टार हेल्थ से। वहां पे ही वहां पे ही संभावना है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिल पाएगी। और बाकी सारे निवेशकों से गुजारिश है कि आप अपने 30 से 35 साल की उम्र से पहले एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी जरूर लें। मिलती हुई, और उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। बढ़ते हैं आगे हमारे अगले दर्शक की ओर, और हमारे अगले दर्शक हैं नागेंद्र तिवारी। नागेंद्र का सवाल जो है वो कीर्तन से है। नागेंद्र, पूछें अपना सवाल। हाँ जी, हेलो। जी जी नागेंद्र, आ रही है आपकी आवाज, पूछें अपना सवाल। मेरी आवाज आपको आ रही है? हेलो। जी जी नागेंद्र, आपकी आवाज पहुंच रही है, पूछें अपना सवाल। हाँ जी, नमस्कार। एक्चुअली मेरे पास जो अभी जो सिप में कर रहा हूँ, मैंने जो डिटेल भेजा है, एक तो HDFC फ्लेक्सी कैप कर रहा हूँ। ये 2015 से कर रहा हूँ, जब पहले HDFC इक्विटी हुआ करता था। ये जी 2000 रुपीज का पर मंथ। उसके अलावा HDFC टैक्स सेवर 3000 का कर रहा हूँ 2011 से। और HDFC जब टॉप 200 हुआ करता था तब से कर रहा हूँ, जो कि अभी टॉप 100 हो गया है, 3000 रुपीज है। और एक HDFC चिल्ड्रेन गिफ्ट फंड था जो मैंने अभी बंद कर दिया है, 3000 का चल रहा है, लेकिन मैंने रिडीम नहीं किया है। और अभी रिसेंटली मैंने 1-2 साल में जो स्टार्ट किया है, एक तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप स्टार्ट किया 3000 से, कोटेक बैलेंस एडवांटेज फंड है 4000 से, और SBI स्मॉल कैप है 3500 से। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे को अभी 8 to 10 ईयर्स में 1 CR का कॉर्पस तैयार करना है। तो हमें क्या इसमें चेंजेस करना चाहिए, और मैं 10,000 रुपीज और SIP अपना बढ़ा सकता हूँ, तो कैसे किया जाए? और मेरे पास PPF भी है जिसमें 1 लाख रुपीज मैं मंथली डालता हूँ, और 2 मेरी बेटियां हैं, तो सुकन्या 2 अकाउंट है, 50,000 डालता हूँ। तो क्या मेरे को HDFC टैक्स सेवर कंटिन्यू करना चाहिए, और नहीं तो मेरे को इस पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस करना चाहिए कि मैं 1 CR का कॉर्पस तैयार कर सकूं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो नागिन जी का सवाल कीर्तन आपको मिल गया होगा, और बाकी डिटेल तो आपके पास है ही। 6 फंड्स हैं इनके, 18,500 का इसमें निवेश है, और इनका सवाल बहुत ही क्लियर है, और इन्होंने अपने निवेश के तमाम डिटेल भी आप तक पहुंचाई हैं। क्या होगी सलाह इन्हें? नागेंद्र जी, अगर मैं अज्यूम करूं कि आप आज निवेश शुरू करना चाहते हैं और आपको तकरीबन 8 या 10 साल में 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य पाना है, तो आपको तकरीबन 45,000 रुपीज अ मंथ निवेश करना पड़ेगा वहां पर पहुंचने के लिए। पर क्योंकि आपने मेरे साथ आज आप कितना पैसा अक्यूमुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि आप काफी समय से पैसा निवेश कर रहे हैं, वो नंबर शेयर नहीं किया है, तो मैं आपको डिफरेंस कितना होगा वो आज नहीं बता पाऊंगा। पर अगर आपके पास वो नंबर है कि आज आप क्योंकि इतने सालों से निवेश कर रहे हैं तो इतना पैसा आप ऑलरेडी जमा कर चुके हैं, वो अगर नंबर मुझे बता दे तो मैं आपको बता पाऊंगा कि एडिशनली हर महीना इन्होंने हम तक डिटेल पहुंचाई है। इन्होंने 26 लाख इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू अब तक हो चुकी है, तो इस हिसाब से अगर आप सलाह दे पाए। परफेक्ट। तो राजेंद्र जी, अगर आपके पास आज 26 लाख रुपए हैं और आपको 10 साल का समय है, तो आप 1 करोड़ रुपए आराम से सिर्फ 8,500 रुपए की SIP कर पा सकते हैं। अब जितना मुझे समझ रहे हैं आप ऑलरेडी उससे काफी ज्यादा SIP कर रहे हैं, तो आपके पास जितना पैसा ऑलरेडी अक्यूमुलेटेड है और आपने जितने की SIP कर रखी है या कर रहे हैं, उससे आप अपना लक्ष्य आराम से पा पाएंगे।
एक दो चेंज आपको आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली सजेस्ट करना चाहूंगा। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पोर्टफोलियो में एचडीएफसी एक ऐसा एएमसी है जिस पे बहुत सारा फोकस है और वहां पर ज्यादा कंसंट्रेशन है आपके इन्वेस्टमेंट का। और दूसरी एक चीज आइडेंटिफाई करना चाहूंगा कि जब आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को एक बैलेंस फंड में एसआईपी कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपके पास इतना लंबा समय है 10 साल का, तो बैलेंस फंड में आपका लॉजिक मुझे नहीं पता है एसआईपी करने का क्यों है, पर अगर लॉजिक ये है कि शायद कभी मार्केट गिर जाएगा तो इस फंड से आप पैसा निवेश निकाल कर इक्विटी में डालेंगे तो ठीक है। पर मुझे लार्जली ऐसा लग रहा है अगर आपके पास 10 साल का समय है तो प्योर इक्विटी फंड में एसआईपी कीजिए बैलेंस फंड से। तो इसके वजह से 2 सलाह ये होगी कि आप अपना कोटक इक्विटी जो बैलेंस फंड है उससे मूव कर कोटक इमर्जिंग में चले जाइए। तो आप जितनी के एसआईपी कोटक बैलेंस में कर रहे हो उसी को कोटक इमर्जिंग इक्विटीज में कर दीजिए। और आपके पास जो एचडीएफसी टॉप 100 का फंड है उसको स्विच कर आप कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप में चले जाइए। ये करने से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का एक अच्छा संतुलन बन जाएगा और आपका जो एचडीएफसी एएमसी पे इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है वो भी कम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं नागेंद्र जी आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया हो। अगले कॉलर भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। अंकुर पूछें अपना सवाल, और अंकुर का सवाल आदित्य आपके लिए है। नमस्कार सर। सर मेरे पास 8 म्यूचुअल फंड है जिनका टोटल अमाउंट 19,000 का है, जो है आपके एचएससीआई पोटेंशियल मल्टी एसेट फंड जिसका 2,000 अमाउंट है, एक्सेस ब्लू चिप फंड 5,000, एक्सेस मिड कैप फंड 2,000, एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड 2,000, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड 2,000 और एसबीआई स्मॉल कैप फंड 2,000, मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड 2,000 और निपॉन इंडिया टैक्स सेवर 2,000। इसके अलावा मेरा ईपीएफ का कॉर्पस है 80,000 के अप्रॉक्स, एनपीएस है 2 लाख के आसपास। और मेरा गोल आप 4 हैं जिसमें मेरी बेटी की पढ़ाई, शादी, बेटे की पढ़ाई, फैमिली ट्रिप और रिटायरमेंट प्लान, जो मुझे 10 साल में अप्रॉक्स 3 लाख चाहिए बेटी के लिए, बेटी की शादी के लिए 16 साल के आसपास नियर बाई 50 लाख, बेटे की पढ़ाई के लिए 18 साल में अप्रॉक्स 30 लाख, फैमिली ट्रिप में हर 10 ईयर का मैंने एक एवरेज रखा है 20 लाख का, वो थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है। मेन है रिटायरमेंट प्लान जो 30 ईयर्स के बाद नियर बाई 2 करोड़ का है। तो मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि क्या मेरा इतना अमाउंट सफिशिएंट है? इसको मैं ईयरली 10% के से इंक्रीज भी करता रहता हूँ। अभी मुझे 4 इयर्स हो गए हैं अप्रॉक्स करते हुए, तो मेरा अभी जो टोटल कॉर्पस है अप्रॉक्स 10 लाख का है। ठीक है, ठीक है जी तो ये जो है वो निवेश का तरीका है उनका। और आदित्य मुझे लगता है कि काफ़ी इन्फॉर्म्ड और बहुत ही अवेयर इन्वेस्टर हैं अंकुर, जिस तरह से उन्हें पूरी जानकारी है और जिस तरह का उनका बड़ा क्लियर गोल है। फिर भी क्या होगी ने सलाह? सबसे पहले तो इन्वेस्टर को कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि उन्होंने अपने गोल्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। मैक्सिमम इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने गोल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्टर बहुत आगे है। अब इन्वेस्टर के जो गोल्स हैं बहुत बड़े गोल्स हैं, तो एसआईपी अभी जो कर रहे हैं 19,000 की, वो काफी नहीं होगी। अगर मैं 10 से 12% का रिटर्न अज्यूम करूँ इन्वेस्टर का, तो इन्वेस्टर को मिनिमम 50,000 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी अपने गोल्स को रीच करने के लिए। वो हुई सबसे पहली बात। जैसे कि इन्वेस्टर ने कहा वो 10% से एसआईपी हर साल बढ़ा रहे हैं, इन्वेस्टर को अपनी एसआईपी को बढ़ाना होगा। अगर वो 50,000 की एसआईपी नहीं कर सकते हैं तो मिनिमम 10% जो उन्होंने बोला उससे तो बढ़ाते रहे। ये हुई दूसरी बात। तीसरी बात ये हुई कि इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में बड़े सारे फंड्स हैं। 8 फंड्स की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। इन्वेस्टर के ही पोर्टफोलियो में से मैं कुछ फंड शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ ताकि उनको आसानी हो। एक एसबीआई स्मॉल कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड और यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड। इन 4 फंड में अपनी एसआईपी को इक्वली स्प्लिट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लंबे नजरिए से 10, 15, 20 साल तक एसआईपी को कंसिस्टेंटली करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एसआईपी को बढ़ाते रहिए क्योंकि आपके गोल जो है वो बहुत बड़े हैं और गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग होती है। हर एक गोल के लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड में एसआईपी चालू की जाती है, तो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग फॉलो करना बहुत जरूरी है इन्वेस्टर को। अगर वो करेंगे तो शायद वो अपने गोल की तरफ रीच कर पाएंगे, एसआईपी को इंक्रीज करेंगे। बिल्कुल। तो
अंकुर, उम्मीद है कि आपको आपके तमाम सवालों का जवाब मिल गया होगा और जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट ने आपको बधाई दी, वाकई आप बहुत ही इन्फॉर्म्ड और बहुत ही अवेयर निवेशक हैं और आपके गोल्स जो हैं उनके बारे में आप बहुत स्पेसिफिक हैं, तय हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। फ़िलहाल सवालों का सिलसिला हम यहीं रोकेंगे और अब बारी है हमारे बेहद ख़ास सेगमेंट की, निवेश के गुरु मंत्र की। और सबसे पहले चलेंगे कीर्तन के पास। कीर्तन, बताएं आज आपके निवेश के गुरु मंत्र क्या है? प्रशांत जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि आप कैरी अवे हो जाते हो पिछले 2 साल 3 साल के रिटर्न्स देखकर, और टिपिकली आपको ये हर बार दिखेगा कि किसी भी एक सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 1 2 3 सालों में। तो टिपिकली इसलिए लोग बहुत ज्यादा पैसा उन सेक्टर फंड्स में लगा देते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर जब तक आपका लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में एक अच्छा खासा एलोकेशन नहीं बन जाता, आप तब तक किसी एक सेक्टोरियल या थीमेटिक फंड में या डायरेक्ट इक्विटी में या स्मॉल केसेस में पैसा निवेश ना करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पोर्शन आपका थोड़ा सा एक टैक्टिकल एलोकेशन के लिए जो पैसा है उसके लिए है, ना कि आपके कोर पोर्टफोलियो के लिए। कोर पोर्टफोलियो आपको आपके लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड से ही बनाना चाहिए। बिल्कुल, तो ये बहुत ही खास मंत्र निवेश के नजरिए से। और अब आदित्य, आप बताएं आपके निवेश के गुरु मंत्र क्या है? आज मैंने वही निवेश का गुरु मंत्र रखा है जो अभी सवाल पूछा गया था। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो बहुत ही जरूरी है आपके पोर्टफोलियो के अंदर। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले बिल्कुल हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, क्योंकि आजकल की तेज भरी जिंदगी में, फास्ट मूविंग जिंदगी है आज की सब लोगों की, तो हेल्थ के इशू जो है वो बहुत जल्दी आ जा रहे हैं सबकी लाइफस्टाइल में। तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। जितना यंग हो सकते हैं उतना जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे डिजीज बढ़ते जाते हैं हेल्थ इंश्योरेंस आपको कवर करना पसंद नहीं करते हैं। अगर आपके पास आपकी कंपनी का भी हेल्थ इंश्योरेंस है तो भी आप जाके अपना एक इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस खरीदिए, क्योंकि जब आप कंपनी छोड़ देंगे तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर लैप्स हो जाएगा। आजकल की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस कवर्स बहुत सस्ते हो गए हैं। 1 करोड़ का कवर एक 30 साल के लड़के या लड़की के लिए 10,000 रुपए से कम में मिल जाता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में रखिए और जितना जल्दी से जल्दी हो सके हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कीजिए। बिल्कुल, तो ये सब गुरु मंत्र हैं हमारे एक्सपर्ट की ओर से जिनका आपको ध्यान रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आदित्य और कीर्तन, आप दोनों का। बहुत ही शानदार विश्लेषण किया आपने और निवेशकों के जो सवाल थे, दर्शकों के जो सवाल थे, उनका जवाब भी दिया। और एक बार फिर आपको बता दें कि इस शो में जुड़ने का तरीका बेहद आसान है। जी हाँ, आपके स्क्रीन पर ये जो व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, इसके जरिए आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप अपना सवाल व्हाट्सएप वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं और हम आपके सवालों को शामिल करेंगे ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। जैसा कि आपने देखा कि तमाम दर्शकों के सवालों के जरिए उन्हें एक्सपर्ट्स के जरिए भरोसेमंद सलाह मिली। तो इस नंबर को नोट कर लें और इस पर अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। फिलहाल ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।